किसान भाइयों नमस्कार। दोस्तों, गेहूं से अच्छा उत्पादन लेने के लिए दो तीन चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। पहली चीज़ वैरायटी। वैरायटी हम लेटेस्ट लगा रहे हैं, सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली वैरायटी लगा रहे हैं, फिर भी अगर उत्पादन नहीं मिल रहा है तो गलती हम कहाँ पे कर रहे हैं? खाद और उर्वरक। आज की इस वीडियो में मैं आपको गेहूं की बुवाई से लेके कटाई तक ए टू जेड जानकारी और जो भी खाद और उर्वरक का जो फंडा अपनाया जाता है उसके बारे में भी हम डिटेल में समझने वाले हैं। और 101% गारंटी है दोस्तों, आपने यदि ये खाद और उर्वरक का फंडा समझ लिया तो आपको जो उत्पादन चाहिए, जिस उत्पादन की आप उम्मीद कर रहे हो, वही उत्पादन मिलेगा। देखिए दोस्तों, खाद और उर्वरक का फंडा ऐसा है, इसमें खाद और उर्वरक में अगर इंपॉर्टेंट चीज देखी जाए तो एनपीके। एनपीके नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, इसके अलावा जिंक। अब ये खाद और उर्वरक दो तरीकों से दिया जाता है, एक तो फसल के हिसाब से और दूसरा तरीका है मिट्टी के हिसाब से। अब ये मिट्टी के हिसाब से कैसे देना उसके बारे में भी हम डिटेल में समझने वाले हैं। और ये मिट्टी का आपने फंडा समझ लिया तो ये आपका हजारों लाखों रुपए का जो खर्च हो रहा है फिजूल का, वो खर्च आपका बच सकता है, लेकिन आपको ये फंडा समझना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों, ये आप मेरे हाथ में थोड़ी सी मिट्टी देख पा रहे होंगे। अब इसको देखकर हम ये पता नहीं कर सकते कि भाई साहब इसमें कौन से पोषक तत्व की कमी है और कौन सा पोषक तत्व इसमें भरपूर मात्रा में है। ना ही हमको इसका पीएच के बारे में जानकारी है, मतलब इसका कितना पीएच है कितना नहीं है, इसके बारे में भी हमको कोई भी जानकारी नहीं है। देखिए दोस्तों, आपके खेत की अगर मिट्टी खराब है, एग्जाम्पल आपके खेत की मिट्टी क्षारीय है जिसका पीएच 8.5 या इससे ऊपर है, तो आप उसमें कितनी भी मेहनत कर लीजिए, उसका उसमें आपको कोई भी उत्पादन नहीं मिलेगा। और गेहूं से ही मतलब नहीं है, कोई सी भी क्रॉप आप लगा लीजिए, बिल्कुल जीरो ना के बराबर उत्पादन मिलेगा। वहां पे आपको घाटे वाली खेती देखने को मिल सकती है। वहां पे हो सकता है आपको मुनाफा कम घाटा ज्यादा मिले। अब इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है? सबसे पहले मिट्टी का परीक्षण करवाना है, और मिट्टी परीक्षण एकदम सिंपल प्रक्रिया है। आपको 8-10 जगह से थोड़ी थोड़ी मिट्टी का नमूना लेना है और उसको सोइल रिसर्च सेंटर में जाकर दे देना है कि भैया इसकी जांच करके हमको रिपोर्ट दे दे। अब मिट्टी परीक्षण से होगा क्या? मान लीजिए इसमें जिंक की कमी नहीं है, फिर भी हम जिंक डाल रहे हैं, तो वहां पे हो क्या रहा है? फिजूल का खर्च हो रहा है। मैग्नीज की कमी नहीं है, मैग्नीशियम की कमी नहीं है, हो सकता है मैग्नीशियम की कमी है जो कि हम डाल ही नहीं रहे। मतलब एक्चुअल कंडीशन हमको पता चल जाएगी कि हमारी मिट्टी में किस पोषक तत्व की कमी है और कौन सा पोषक तत्व भरपूर मात्रा में है। इसके अलावा जो गेहूं के लिए पीएच निर्धारित किया गया है वो 6 से 7.5 के बीच होना चाहिए, लेकिन अगर 7.5 8 तक लगभग चल सकता है। 8 के ऊपर यदि पीएच है तो वो मिट्टी क्षारीय है, उसमें आपको जिप्सम डालना है। अब ये जिप्सम गर्मियों में डाला जाता है और ये लगभग 1 हेक्टेयर में 300 से 400 कुंडल डाला जाता है ताकि क्षारीय मिट्टी को सुधारा जा सके। तो ये मिट्टी का थोड़ा अलग फंडा है, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा। इसके अलावा देखिए दोस्तों, ये तो होगा मिट्टी का फंडा। अब खाद उर्वरक का भी हम फंडा समझेंगे। आपके यहाँ पे गेहूं में दीमक ज़्यादा लगती हो, काफ़ी बार किसान भाइयों के कमेंट देखने को मिलते हैं कि सर हमारे यहाँ पे दीमक बहुत ज़्यादा लगती है, उसके रोकथाम के लिए क्या करें? बीएससी 10% वाला आपको लेना है। बीएससी मतलब बेंजीन हेक्साक्लोराइड। और इसको जब भी आप पहली जुताई में जो खाद उर्वरक डालोगे, मतलब आप डीएपी यदि डाल रहे हो या फिर यूरिया आप डाल रहे हो, उसमें 20 से 25 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से मिक्स करके डाल देना है, तो आपकी फसल में जो दीमक लगती है वो नहीं लगेगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सही समय की। देखिए, खाद और उर्वरक का भी मैं आपको फंडा बताऊंगा, और इससे इससे पहले हम सही समय की बात करते हैं। बुवाई का यदि सही समय देखा जाए तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखिए दोस्तों, हमारे काफ़ी किसान भाई जल्दबाजी कर देते हैं बुवाई में, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर देते हैं। जो बेस्ट समय है वो है 20 अक्टूबर से 5 नवंबर। देखिए दोस्तों, गेहूं के अंकुरण के लिए जो तापमान होना चाहिए 22 से 24 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए दिन का तापमान। अगर इससे ज़्यादा है तापमान तो वहाँ पे अंकुरण कम होगा और फसल का जमाव भी ठीक ठाक नहीं होगा। आपको तापमान यदि देखना नहीं आता है कि भाई साहब हम सही तापमान कैसे देखें कि हमारे यहाँ पे कितना तापमान है और कौन सा सही है, तो आपको सिंपली एंड्रॉयड मोबाइल हमारे सभी किसान भाइयों के पास होंगे, तो गूगल में आपको जाना है, वहाँ पे वेदर सर्च करना है। आप जहाँ पे हो, जो आपकी लोकेशन है, लोकेशन के हिसाब से वहाँ पे टेम्परेचर आ जाएगा कि दिन का तापमान कितनी डिग्री सेल्सियस है।
उसी हिसाब से आपको बुवाई करना है। देखिए, बुवाई यदि आप सही समय पे करते हो तो जो फसल की ग्रोथ और फुटाव के लिए जो तापमान चाहिए रहता है 16 से 20 डिग्री सेल्सियस, वो सही शेड्यूल में चलता है। जल्दबाजी करोगे तो उस समय हो सकता है 20-22 डिग्री सेल्सियस तापमान रहे फुटाव के समय, तो वहाँ पे फुटाव कम होगा, ग्रोथ कम होगी, उसमें आप खर्च करोगे। इसलिए तापमान का भी बहुत बड़ा मैटर है गेहूं की फसल में। तो आपको सही समय पे बुवाई करना है, जो कि मैंने आपको बताया। अब बात कर लेते हैं खाद और उर्वरक की। खाद और उर्वरक में हमारे काफ़ी किसान भाई कंफ्यूज रहते हैं कि सर बुवाई से पहले खाद देना चाहिए या बुवाई के बाद देना चाहिए या बुवाई करते समय देना चाहिए। शुरुआती स्टेज में यदि गेहूं का सही जमाव हो जाता है तो आपको बाद में मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। और शुरुआती स्टेज में गेहूं की फसल में सही जमाव नहीं होता है या फिर स्ट्रेस में चला जाता है पौधा, तो बाद में भले ही आप कोई सा भी माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स डाल दीजिए, उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला या कोई भी रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। तो स्टार्टिंग से हम समझेंगे कि बेसल डोज में आपको कौन कौन से खाद उर्वरक देने हैं। इसके अलावा खेत की तैयारी करते समय आपको कौन कौन सा खाद डालना है, कौन कौन सा खाद नहीं देना है, कौन कौन सी सावधानियां आपको रखनी है करते हैं। देखिए दोस्तों, गेहूं की बुवाई से पूर्व जो काम हमको करना चाहिए उसके बारे में हम पहले चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले काम बीज उपचार। बीज उपचार में जो कि हम सिंपल सब अपनाते हैं, FIR, फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड और ऑर्गेनिक कल्चर। फंगिसाइड में आपको टेबुकोनाजोल लेना है या फिर आप कार्बेंडाजिम ले सकते हैं। कार्बेंडाजिम 2 ग्राम पर किलोग्राम के हिसाब से लेना है। यदि इसका कुंडल में आपको बताऊं तो एक कुंडल में आपको 200 ग्राम कार्बेंडाजिम से बीज उपचार करना है। और दूसरा टेबुकोनाजोल, इसकी मात्रा 1 ग्राम पर किलोग्राम के हिसाब से लेना है। और यदि कुंडल में बताऊं तो 100 ग्राम पर कुंडल के हिसाब से आपको टेबुकोनाजोल लेना है। तो ये हमने फंगिसाइड से बीज उपचार कर लिया। दूसरा आता है इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड में आपको 2 ग्राम पर किलोग्राम के हिसाब से आपको थायोमेथाक्सान लेना है। यदि कुंडल की बात की जाए तो 200 ग्राम पर कुंडल के हिसाब से आपको थायोमेथाक्सान से बीज उपचार करना है। अब बात आती है ऑर्गेनिक कल्चर। ऑर्गेनिक कल्चर में आपके यहाँ जो भी अवेलेबल हो, मतलब एजोटोबैक्टर ले सकते हो, PS भी ले सकते हो, जो भी आपके नियर वाइज अवेलेबल हो वो आप ले सकते हो। या फिर दोस्तों आप अलग अलग नहीं करना चाहते हो, तीनों एक साथ करना चाहते हो, तो काफ़ी कंपनियां ऐसी प्रोडक्ट बना रही है जिनमें फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड और ऑर्गेनिक कल्चर तीनों एक साथ दे दिए हैं। तो आप उनका भी यूज़ कर सकते हो। मतलब काफ़ी बार क्या होता है, हमारे किसान भाई बहुत ज़्यादा मेहनत की वजह से अलग अलग नहीं कर पाते हैं। पहले फंगिसाइड करो, फिर इंसेक्टिसाइड करो, फिर ऑर्गेनिक कल्चर से बीज उपचार करो। ये सारे केमिकल का कॉम्बिनेशन बहुत सारी कंपनियां बना रही है जिसमें आपको अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है, तो उसका भी आप यूज़ कर सकते हो। तो ये हुआ बीज उपचार। तो बीज उपचार क्यों ज़रूरी है? ताकि हमारी फसल में बीज जनित रोग ना लगे, फफूंद जनित रोग ना लगे, इसके लिए बीज उपचार किया जाता है। तो दोस्तों ये हो गया बीज उपचार। अब बात आती है खेत की तैयारी। हमने खरीफ में जो भी फसल लगाई है, काफ़ी किसान भाई धान की फसल लगाते हैं, काफ़ी किसान भाई सोयाबीन की फसल लगाते हैं, काफ़ी किसान भाई मक्का की फसल लगाते हैं। तो जो भी आपने फसल लगाई है उसकी कटाई के बाद जो फसल अवशेष हमारे खेत में बचता है उसको खेत में ही आपको मिला देना है। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? ताकि जो फसल अवशेष है उसका खाद हमारे खेत में लग जाए। अब किसान भाई इसको काफ़ी हल्के में ले लेते हैं और पराली में आग लगा देते हैं। इसके अलावा सोयाबीन की यदि फसल है तो उसके डंठल में आग लगा देते हैं, जो कि हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है। तो किसान भाइयों के ये भी कंफ्यूजन रहते हैं कि सर हम फसल अवशेष अपने खेत में मिला तो दें, लेकिन उसको सड़ने में या गलने में या उसको खाद बनने में बहुत टाइम लग जाता है और फिर हम बुवाई में लेट हो जाते हैं। तो इसके लिए भी एक फंडा है दोस्तों। जैसे ही आपकी फसल की कटाई होती है, खरीफ में जो भी फसल आपने लगाई है, उसके तुरंत बाद आप प्रति एकड़ 20 किलोग्राम यूरिया डाल दीजिए। और यूरिया डालने के बाद उसको हेरो या कल्टीवेटर से मिक्स कर दीजिए और उसमें हल्का सा पानी छोड़ दीजिए। भले ही आपके खेत में नमी हो, लेकिन फिर भी आपको पानी छोड़ना है। ये इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपके खेत में जो भी फसल अवशेष है वो जल्दी गल जाए और जल्दी उसका खाद बन जाए। और यूरिया भी इसीलिए डाला जाता है। अब आपको और जल्दी गलाना है या फिर और जल्दी खाद बनाना है तो उसके लिए आप गोबर का खाद भी डाल सकते हो, और या फिर आप राइजोबियम कंसोडिया का भी छिड़काव कर सकते हो। ये एक प्रकार से मिट्टी को रिचार्ज करने वाला फंडा मैं आपको बता रहा हूँ। जो भी हमने फसल लगाई है उसमें मिट्टी के सारे पोषक तत्व चले जाते हैं, तो उसको फिर से रिचार्ज करना रहता है। तो रिचार्ज जब तक नहीं होगी तब तक हम अगली फसल नहीं ले पाएंगे। तो एक प्रकार से ये हम फंडा अपना लेते हैं
तो उसमें हमारी मिट्टी फिर से रिचार्ज हो जाती है और उसमें अगली फसल में अच्छा खासा उत्पादन हमको मिल जाता है। तो ये खेत की तैयारी 3 चरणों में हमको पूर्ण करना है। ये जो इससे पहले मैंने बताया ये प्रथम चरण है। अब 7 से 8 दिन तक आपको खेत में जाने की ज़रूरत नहीं है जब तक जुताई लायक ना हो जाए। मतलब अभी हमने पानी छोड़ा है, उसमें बतर आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, 7 से 8 दिन का समय लग जाता है। जब हमारा खेत जुताई लायक हो जाए तब आपको 50 किलोग्राम DAP और 30 से 40 किलोग्राम MOP लेना है और उसको छिड़काव करना है। इसके बाद फिर से आपको जुताई कर देना है। ये दूसरा चरण है। अब 3 चरणों की मैं बात कर रहा हूँ। तीसरा चरण आपको क्या करना है, तीसरे चरण में हमको मिट्टी को बारीक करना है या मिट्टी को भुरभुरा करना है। इसके लिए हमको रोटावेटर चलाना है। अब रोटावेटर चलाने से पहले 25 किलोग्राम आपको यूरिया लेना है और 2 किलोग्राम आपको जिंक लेना है। देखिए दोस्तों, ये मैं बुवाई से पूर्व वाले फंडे आप बता रहा हूँ खाद और उर्वरक के, और यदि ये फंडा आप अपना लेते हो तो बाद में जो हमारी फसल पीली पड़ती है पोषक तत्व की कमी से, वो हमारी फसल पीली नहीं पड़ेगी। काफ़ी बार मैंने देखा है जैसे जिंक की कमी से फसल पीली पड़ने लगती है, नाइट्रोजन की कमी से ग्रोथ नहीं ले पाती, या फिर फास्फोरस की कमी हो जाती है, पोटास की कमी हो जाती है। तो ये सारे फंडे यदि आप अपना लेते हो तो आपको बाद में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत अपनी फसल में नहीं पड़ेगी। अब ये यूरिया और जिंक हमने छिड़काव किया, इसके बाद आपको रोटावेटर से इसको अच्छी तरह मिक्स कर देना है खेत में। अब रोटावेटर चलाने के 2 फायदे हैं, एक तो मिट्टी बारीक हो रही है और दूसरा जो भी हमने खाद उर्वरक दिया है अपने खेत में वो भी मिक्स हो जाएगा। इसके अलावा जो फसल अवशेष से जो हम खाद बना रहे हैं वो भी अच्छी तरह हमारे खेत में मिक्स हो जाएंगे। अब ये मिट्टी बारीक करने का मैं बार बार क्यों बोलता हूँ, ताकि जो हमारा गेहूं का अंकुरण है वो ठीक ठाक हो सके। काफ़ी बार मैंने देखा है मिट्टी बारीक हमारे किसान भाई नहीं करते हैं, उसमें लगभग 70-75% अंकुरण होता है। और यदि मिट्टी को यदि आप बारीक कर लेते हो तो वहाँ पे चांसेस है कि आपका जो अंकुरण है वो 90 से 95%, 101% गारंटी है, होगा ही होगा, यदि आपने सही बीज बोया है और अच्छा बीज बोया है। तो ये होगा दोस्तों खाद और उर्वरक का फंडा और बुवाई से पूर्व की तैयारी। अब बात आती है बुवाई की। अब बुवाई का जो सही समय है वो है 20 अक्टूबर से 20 नवंबर। इस बीच यदि आप बुवाई करते हो तो वहाँ पे सही से अंकुरण भी होगा और फसल का जमाव भी सही होगा। और इस समय जो बीज दर रखी जाती है वो पर एकड़ लगभग 55 से 60 किलोग्राम रखी जाती है। अगर हेक्टर की बात की जाए तो 100 से 120 किलोग्राम पर हेक्टर के हिसाब से बीज दर रखी जाती है। और इससे पहले यदि बुवाई करते हो तो वो अगेती बुवाई की श्रेणी में आ जाता है, और इससे लेट बुवाई करते हो तो वो पछेती बुवाई की श्रेणी में आ जाता है। अगेती और पछेती बुवाई यदि आप करते हो तो उसमें आपको 10 से 15 किलोग्राम बीज दर बढ़ा कर लेना है। मतलब हम सही समय पर बुवाई कर रहे हैं तो उसमें 55 kg पर एकड़ के हिसाब से बीज दर रख रहे हैं, और अगेती और पछेती की कंडीशन में आपको ये बीज दर लगभग 60 से 65 या 65 से 70 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से रखना है। देखिए दोस्तों, जो भी मैंने फंडा बताया पर एकड़ के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। काफ़ी किसान भाइयों के कन्फ्यूज़न रहते हैं कि सर आप पर हेक्टर में बताते हो, हम कन्फ्यूज़ होते हैं और वो फंडा हम अपना नहीं पाते। तो ये होगा बुवाई का सही समय और सही बीज दर। अब देखिए दोस्तों, काफ़ी बार क्या होता है तो 20 से 25 दिन के अंदर जब हम पहला पानी हमारी फसल में लगाते हैं उस समय काफ़ी बार देखा जाता है कि गेहूं के कुछ पौधे पीले दिखने लगते हैं, या फिर गेहूं के कुछ पौधे ग्रोथ नहीं कर पाते, छोटे रह जाते हैं। तो ये होता क्यों है? तो हमारे यहाँ पे ये प्रॉब्लम क्यों होती है? क्योंकि हम सिंचाई में जो पानी छोड़ते हैं वो खुला पानी छोड़ते हैं, और हमारे यहाँ पे कुछ किसान भाइयों के यहाँ लेवल होंगे खेत, कुछ किसान भाइयों के यहाँ पे लेवल नहीं होंगे। तो इस कंडीशन में कुछ पौधे के पास पानी चला जाता है, कुछ पौधे के पास पानी का भराव ज़्यादा हो जाता है, कुछ कंडीशन ऐसी भी बन जाती है कि कुछ पौधों के पास पानी पहुंच भी नहीं पाता। तो इन सब से बचने के लिए आपको क्या करना है, 1 एकड़ का यदि खेत है तो उसको 5 भागों में बांट लेना है। तो 5 बराबर भागों में बांट लेना है। अब ये 5 बराबर भागों में बांटने का क्यों बोल रहा हूँ, ताकि हर एक पौधे के पास सही पानी जा सके और आपको पानी चलाने में भी ज़्यादा दिक्कत ना आए। इसलिए जितना ज़्यादा हो सके उतने भागों में बांट लेना है। तो ये पीले पड़ने वाली जो समस्या है वो समस्या आपके खेत में नहीं होगी यदि आप ये फंडा अपनाते हो। तो अगली वीडियो में मैं इसके बारे में A to Z जानकारी दे दूंगा कि कैसे आपको बांटना है, कितना कितना क्षेत्र लेना है, और 1 एकड़ का यदि खेत है तो उसमें आप मिनिमम और मैक्सिमम कितने भागों में बांट सकते हो। इसके बारे में डिटेल में मैं आपको समझा दूंगा।
और यदि आपकी पहली सिंचाई यानी सीआरआई स्टेज पे ऐसी कोई दिक्कत आती है, मतलब पौधा पीला पड़ता है या फिर ग्रोथ नहीं हो रही है, तो उसका भी मैं एक बहुत बेहतरीन फंडा मैं आपको बताने वाला हूँ खाद उर्वरक में। मतलब उस समय आपको एनपीके में कौन कौन सा डोज लेना है और क्या क्या लेना है, सारी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप बताता जाऊंगा। अभी यदि मैंने बताया तो काफ़ी किसान भाई ऐसे भी है जो उस स्टेज तक भूल जाएंगे, इसलिए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा तो आपको काफ़ी लंबे समय तक याद रहेगा और उसका सही रिजल्ट आपको मिल सकता है। लेकिन इसके लिए आपको ये काम करना पड़ेगा, जो किसान भाई इस चैनल पे पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहला काम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि गेहूं से रिलेटेड जानकारी आपको समय समय पे मिल सके और तुरंत आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आई होप दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक और एक कमेंट जरूर करिएगा, और इस वीडियो से अधिक किसान भाइयों को लाभ हो इसके लिए वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। जय राम जी की।